समझ आ गई है आपको? साथ में जो उसका क्राइटेरिया था वो समझ आ गया, ए सेप्सिस क्राइटेरिया समझ आ गए? तो ये बस सिर्फ आखिरी 3 लेक्चर्स हैं। अब तुम लोग लहदा-लहदा टाइम पे मैं साथ में छुट्टी भी तो दे रही हूँ ना। एक दिन छुट्टी, एक दिन डबल लेक्चर, एक दिन छुट्टी, एक दिन डबल लेक्चर। ठीक है? तो अच्छा, तो मैं ये कह रही थी कि ये जो एसेप्टिक क्राइटेरिया है ये सब उनका सर्जिकल साइट इन्फेक्शंस हैं, प्री ऑपरेटिव, पोस्ट ऑपरेटिव, इंट्रा ऑपरेटिव कर लोगे अगर पेपर में आ गए अब तो। ठीक है? अच्छा, अब उसके बाद हमने नेक्स्ट करना था प्रिंसिपल्स ऑफ एंटी माइक्रोबियल थेरेपी। ये जस्ट आपने रीड करने हैं एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये यूक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से। एंटी माइक्रोबियल थेरेपी के प्रिंसिपल्स का क्या मतलब है कि हमने साइन एंड, सिर्फ उसकी समरी आपको बता देती हूँ कि उसके साइन एंड सिम्टम्स के बेस के ऊपर हमने जो है वो लेना है, क्राइटेरिया डिसाइड करना है कि कितना इन्फेक्शन है और कितने दिन की इसको ट्रीटमेंट देनी है, कौन सी जनरेशन एंटीबायोटिक्स इसको देनी है। फिर उसके अलावा अगर हमें समझ नहीं आती तो हम कल्चर सेंसिटिविटी करवाते हैं। उस कल्चर सेंसिटिविटी से फिर हमें पता चल जाता है कि कौन सा माइक्रोबियल ऑर्गेनिज्म है और किस पे रेजिस्टेंट है और किस पे नहीं है। फिर उसके अकॉर्डिंग हम उसे वो ट्रीटमेंट देते हैं। ज्यादातर तो हमारे यहाँ ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स ही दिए जाते हैं जिसमें सेफ्ट्राएक्सोन यूज होती है, लेकिन ये गलत करते हैं। हमें पहले कल्चर सेंसिटिविटी करानी चाहिए लेकिन उसके ऊपर टाइम लग जाता है, इसलिए जो है वो हम उसको दे देते हैं। ठीक है? लेकिन अगर उससे भी टॉलरेंस डेवलप हो जाए तो फिर हमारे पास कोई ऐसी चीज नहीं है। ठीक है? ये सारी चीजें इसमें इसने लिखी हुई है, आप रीड कर लीजिएगा, आपको कोई मुश्किल बात नहीं लगेगी। अब इसमें एक चीज उसने लिखी हुई है, डिसेसिव पीरियड। ठीक है? ये आगे उसने लिखा हुआ है कि ड्यूरेशन कितना होना चाहिए, थेरेपी का डोज कितनी होनी चाहिए। सिर्फ आपने ये याद रखना है कि जो ड्यूरेशन है वो 5 to 7 डेज अप्रोप्रिएट सूटेबल कोर्स, और उसके अलावा डोजेज जो है लिवर और रीनल डिजीजेस में मॉडिफाई करती है, वेरी करती है। ठीक है? अच्छा, बाकी सब में स्टैंडर्ड जो है वो डोजेज होगी। ठीक हो गया? अच्छा, और उसके अलावा प्रोफाइलैक्टिक एंटीबायोटिक्स का भी इसने लिखा हुआ है कि प्रोफाइलैक्टिक एंटीबायोटिक्स में कौन कौन सी यूज होती हैं। तो ये आप लोगों ने एमसीक्यू के हवाले से पढ़नी है कि कौन कौन सी जो है वो प्रोफाइलैक्टिक एंटीबायोटिक्स यूज होती हैं, कौन कौन सी डिफरेंट सर्जरीज में। यानी ये देखो, अब आपके पास वैस्कुलर सर्जरी है तो उसमें कौन से ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व हैं और उस ऑर्गेनिज्म के लिए हम जो है वो कौन सी प्रोफाइलैक्टिक रेजिमेन देंगे। वैसे हम जो है वो आजकल जो अपनी नॉर्मल रूटीन है उसमें हम या तो प्रोवैस यूज करते हैं या सेफ्ट्राएक्सोन यूज करते हैं, लेकिन आइडियली और स्टैंडर्ड यही है। ठीक है? तो आपने ये याद रखना है, सिर्फ जो है उसके नाम याद रखने हैं रेजिमेंट्स के, सिर्फ ये वाली चीज याद रखनी है। और विद दिस, ठीक है, ज्यादातर इसमें से जो आ सकती हैं वो आ सकती हैं, ऑर्थोपेडिक वाली आ सकती है और उसके अलावा अपेंडिक्स वाली आ सकती है। ठीक है? और जो है वेस्क्यूलर। ठीक है? आइडियली तो सारी करनी चाहिए आपको, लेकिन ये 3 आपको हर सूरत आनी चाहिए। ठीक है? समझ आ गई है? कर लोगे इसको? अच्छा, अब मैं आपको बता रही थी कि यहाँ पे एक उसने लिखा हुआ है डिसिसिव पीरियड। डिसिसिव पीरियड क्या होता है? इसने लिखा हुआ है कि जो डोज है, जो एंटीबायोटिक्स हैं, वो डिपेंड करती है ऑन द डिसिसिव पीरियड। तो ये आपने याद रखना है, आपसे वाइवा में पूछ सकते हैं, ये 1 नंबर का एससीक्यू आ सकता है कि डिसेसिव पीरियड क्या होता है। तो खुद सोचे क्या हो सकता है डिसेसिव पीरियड। शाबाश। जब अगर हम बॉडी के ऊपर कोई एक्सटर्नल, हाँ, कोई एक्सटर्नल इंजरी करते हैं या कोई सर्जिकल इंसिजन ब्लंट ट्रॉमा की वजह से बॉडी के ऊपर ब्रीच होता है, या उसके ऊपर कोई सर्जिकल इंसिजन करते हैं ड्यूरिंग ऑपरेशन, तो क्या होता है? अब फॉर एग्जाम्पल बाहर से कोई कट लगेगा, कुछ होगा, ब्लड आएगा, फटाफट से कौन सा मैकेनिज्म होगा? 4th ईयर में आप लोगों ने पढ़ा भी था
पाथवेज पढ़े थे, फैक्टर 10, 8, ये सारे पढ़े थे जो फैक्टर्स इन्वॉल्व करेंगे, पाथवेज इन्वॉल्व करेंगे। क्या होता है, न्यूट्रोफिल्स आते हैं, मैक्रोफेजेस आ जाते हैं, बी और टी लिम्फोसाइट्स, इम्यूनिटी जो वहां पर आ रही होती है। बताओ यार, तुम लोग भी कि सिर्फ मैंने ही पढ़ना है? मैंने पेपर दे दिए, मैं तुम लोगों ने पेपर देने हैं अब, ठीक है? तो मुझे साथ साथ बताएं कि क्या होता है एक्यूट इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स स्टार्ट होगा। फटाफट से जो आर्मी है वहां पे वो अलर्ट हो जाएगी। वो आर्मी अलर्ट होगी, वो क्या करेगी, बचत करेगी, ब्लीडिंग को रोकेगी, वुंड हीलिंग का प्रोसीजर शुरू करेगी। ऐसे ही है। अच्छा, अब कितना टाइम लगता है ये प्रोसीजर एक्टिव होने में, एक्यूट इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स आने में? अप टू 4 आवर्स। ये समझ लें कि ये ऐसा पीरियड है जिस पीरियड के अंदर भाग दौड़ हो रही है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल घर में चोर आ गए हैं, हम भाग दौड़ कर रहे हैं, इधर से दरवाजा बंद कर, इधर से दरवाजा बंद कर रहे हैं, लेकिन भाग दौड़ में क्या होता है कि ज्यादा चांसेस होते हैं कहीं ना कहीं से वो अंदर आ जाए। इसी तरह जो हमारी भाग दौड़ में हम इधर उधर फिर रहे होते हैं और जो बैक्टीरिया वायरसेस होते हैं वो क्या करते हैं, उनके पास मैक्सिमम चांस हो जाता है कि वो अंदर आ जाए और आके अटैक करते हैं। ठीक है, यानी कि क्या होता है ड्यूरिंग ब्लीडिंग या फिर इंसियन इंजरी के दौरान क्या होता है, ये जो न्यूट्रोफिल्स है ये सारे एक्टिव हुए होते हैं, लेकिन ये समझ लें कि ये ध्यान इनका भटका होता है किस तरफ, एक्यूट इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स की तरफ। तो दूसरी तरफ ये जो बैक्टीरिया वायरसेस है ये कहते हैं यार चलो हमारा तो काम आसान हो गया, फौरन से अंदर चले जाते हैं। तो क्या कहेंगे, मैक्सिमम चांस होता है बैक्टीरिया का कि वो इन्वेड कर सके उस टिश्यू के ऊपर और उसकी वजह से क्या हो, इन्फेक्शन। ठीक है, उस टाइम पीरियड के बचने के लिए या उसको कवर करने के लिए हम क्या देते हैं, प्रोफाइलैक्टिक एंटीबॉडीज, एंटीबायोटिक्स। ठीक है, डिसेसिव पीरियड समझ आ गया क्या होता है और इसके अंदर बैक्टीरिया किस तरह से एक्ट करेंगे? नूर इलाही, आप ग्रुप में समझ लीजिएगा, ठीक है? वैसे इतना वो नहीं है। फर्स्ट, थर्ड और लास्ट पॉइंट प्रिंसिपल्स के अंदर फर्स्ट पॉइंट ये है क्लिनिकल ग्राउंड्स के ऊपर कि क्लिनिकल एग्जामिनेशन पे आपने देखना है। थर्ड पॉइंट उसने ये लिखा हुआ है कल्चर और सेंसिटिविटी को देख के, वो भी मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। थर्ड लास्ट क्या है जी के विद फ्यूर एक्सेप्शंस लंग एब्सेस एंटीबायोटिक्स शुड नॉट बी यूज्ड टू ट्रीट एब्सेस unless adequate surgical or radiological drainage has been achieved। अभी एक बच्ची को मैंने बताया है कि लंग एब्सेस के अंदर जो होते हैं ना, ज्यादा चांसेस होते हैं कि डीआईसी के चांसेस होते हैं और उसके अलावा काफी सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं लंग लिवर एब्सेस के अंदर। ठीक है, उसकी वजह से हमें जो एंटीबायोटिक्स देनी होती है उसके अंदर, वो एंटीबायोटिक्स हमने सिर्फ योर एक्सेप्शंस में देनी है। हर जगह पे हम एब्सेस के अंदर एंटीबायोटिक्स ट्रीट नहीं करेंगे। बहुत सी जगहों पे इसका ट्रीटमेंट जो है, बिल्कुल, बहुत सी जगहों पे इसका ट्रीटमेंट जो है वो हम क्या करते हैं, सर्जिकल एक्ससिजन करते हैं या रेडियोलॉजिकल ड्रेनेज करते हैं। ठीक है, अच्छा ये इसमें पॉइंट लिखा हुआ है। चले, अब नेक्स्ट हमारे पास ये आपको डोजेस भी याद हो गए हैं, फिर उसके अलावा ये कुछ टेबल्स हैं जो आपके यूनिवर्सिटी क्वेश्चन में आ सकते हैं, ये आपने करने हैं। ठीक है, ये टेबल्स फैक्टर्स दैट डिटरमाइन वेदर अ वुंड विल बिकम इन्फेक्टेड और नॉट, कौन कौन से फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, ये फैक्टर्स आपको आने चाहिए, आपके पेपर में आ सकता है। कौन कौन से फैक्टर्स इन्वॉल्व हो सकते हैं वैसे डिटरमाइन करने के लिए कि जो वुंड है वो इन्फेक्ट करेगा या नहीं करेगा? सबसे पहले तो कोई फॉरेन बॉडी, ठीक है, और उसके अलावा होस्ट का रिस्पॉन्स, बिल्कुल बैक्टीरिया वायरसेस, और उसके अलावा विरुलेंस एंड इनोक्यूलम ऑफ द इन्फेक्टिव एजेंट, ठीक है, बिल्कुल, स्टेरिलाइजेशन प्रोटोकॉल, बिल्कुल शाबाश, और उसके अलावा इम्यूनिटी। ठीक है, तो ये आपको आने चाहिए, ये आपका बेली एंड ग्लाव का टेबल है। ठीक है, अच्छा अब उसके बाद नेक्स्ट है ये कॉम्पोजिशन ऑफ एब्सेस, हम बाद में कर लेते हैं। पहले आपने मुझे ये बताना है, अभी पिछले दिनों हमने कोल्ड एब्सेस और हॉट एब्सेस के बारे में पढ़ा, कुछ याद होगा आपको जो मैंने ट्यूबरक्लोसिस के अंदर जब पढ़ाया था, तो क्या पढ़ाया था लिम्फेटिक्स के अंदर जब मैंने ट्यूबरक्लोसिस पढ़ाई थी, तो क्या पढ़ाया था उसके अंदर
कि शाबाश, वेरी गुड, नहीं फीवर नहीं होता, वेरी गुड, शाबाश, और उसके अलावा इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स नहीं आता, उसके अंदर रेडनेस नहीं होगी, फीवर नहीं होगा, ठीक है, ये सारी चीजें उसके अंदर नहीं होंगी, पेन भी नहीं होती उसके अंदर, ठीक है। अच्छा, तो एब्सेस बेसिकली क्या है, किसी भी जगह के ऊपर क्या हो, कलेक्शन ऑफ पस कंटेनिंग न्यूट्रोफिल्स, डेड टिश्यू और ऑर्गेनिज्म सराउंडेड बाय द मेम्ब्रेन, किसी भी बॉडी के किसी भी जगह पर बन जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, एब्सेस, ठीक है। डेफिनेशन याद होगी एब्सेस की, कि उसमें हमारे पास क्या आएगा, पस, जिसके अंदर हमारे पास क्या हो सकता है, न्यूट्रोफिल्स होंगे, डेड टिश्यू, फॉरेन बॉडी, ऑर्गेनिजम्स, और उसके अलावा किस वजह से होता है ये, कौन से बैक्टीरिया की वजह से, कौन सा बैक्टीरिया इसमें ज्यादातर इन्वॉल्व होता है जो ये एब्सेस कॉज करवाता है। हमारे पास दो ही मेजर बैक्टीरिया है, उन दोनों में से एक जो बहुत ज्यादा फेमस है, बहुत ज्यादा उसने तंग किया हुआ है, वो मेरे पास कौन सा है, स्टेफिलोकोकस ओरियस, ठीक है। अच्छा, मेरी आवाज में ज्यादा गरज नहीं है, मुझे पता है, क्योंकि ना मेरी तबीयत है थोड़ी सी खराब, ठीक है। यूं समझ ले कि मुझे बुखार हुआ है काफी ज्यादा, लेकिन ये है कि फिर भी आप लोगों ने सोना नहीं है, एक्टिव रहने की कोशिश करनी है, ठीक है। मुझे लग रहा है कि तुम लोग सो रहे हो। अच्छा, मैं कोशिश करती हूँ, लेकिन वो जब ज्यादा जोर से बोलती हूँ ना, तो पिछली क्लास से पहले भी मैंने पैराडोल लिया तो फीवर, फिर क्लास लेने के बाद फिर मुझे फीवर हो गया था, अब मैंने फिर लिया, अब फिर ठीक हुआ है, अब दुआ करेंगे उसके बाद फिर ना हो जाए। अच्छा, तो मैं ये बता रही थी कि क्या होगा, स्टेफिलोकोकस ओरियस इसमें इन्वॉल्व होता है, पैथोजन जो क्या करवाता है, एब्सेस करवाता है, और इसके अलावा कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व हो सकते हैं, ई कोलाई इन्वॉल्व हो सकता है, एनारोब्स इन्वॉल्व हो सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, जो एब्सेस है वो बेसिकली बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से होगी, और कौन सा बैक्टीरिया, एक्यूट बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से होती है, ठीक है। अब इसमें पस भी बन सकती है, डिपेंडिंग अपॉन द डिग्री वेरी कर सकती है, डिस्चार्ज भी आ सकता है, ठीक है। और ज्यादातर जो है ये सुपरफिशियल फेशिया को इन्वॉल्व करती है, लेकिन डीप फेशियास को भी इन्वॉल्व कर सकती है। अगर डीप फेशियास को इन्वॉल्व करेगी तो फिर हमने क्या करना है, कौन सी इन्वेस्टिगेशन करनी है, अल्ट्रासाउंड कर सकते हैं या सिटी स्कैन कर सकते हैं। अब ये जी कॉम्पोजिशन है उसका ऑलरेडी आप मुझे बता चुके हैं, उसमें क्या क्या होगा, पस होगी, डेड टिश्यू होगा, न्यूट्रोफिल्स होंगे जिसको यहाँ व्हाइट ब्लड सेल्स लिखा हुआ है उसने, और उसके अलावा क्या हो सकता है, बैक्टीरियल टॉक्सिन्स हो सकते हैं, ठीक हो गया। अब इसके बाद हमारे पास उसने टाइप्स लिखी हुई है जी, दो टाइप्स होती हैं हमारे पास, बल्कि मेजर दो होती हैं, लेकिन और भी इसने काफी सारी मेंशन की हुई है। कोल्ड एब्सेस हो गया, ब्रॉडीज एब्सेस, सॉस एब्सेस, ठीक है, और भी इसने एग्जांपल्स लिखी हुई हैं। अब हमने पहले तो ये देखना है कि कोई भी किसी भी किस्म की एब्सेस हो, हमने उसको ट्रीट किस तरह से करना है। अगर सुपरफिशियल एब्सेस है तो क्या उसकी इंसिडेंट ड्रेनेज इजीली कर सकते हैं सबक्यूटेनियसली अगर है, और अगर डीप एब्सेस है तो किस तरह से करेंगे, डीप एब्सेस को अल्ट्रासाउंड गाइडेड या सीटी गाइडेड एस्पायरेट करते हैं, ठीक है। और अगर एब्सेस जो है वो लोकलाइज्ड नहीं है तो फिर क्या करेंगे, उसकी इंसिडेंट ड्रेनेज करेंगे। अगर वो लोकलाइज नहीं है, एक एक्यूरेटली लोकलाइज नहीं हो पा रही, तो क्या करोगे उसमें, उसको इंसिडेंट ड्रेनेज नहीं कर सकते, उसके अंदर आपने क्या करना है, एंटीबायोटिक्स देने हैं ताकि वो आहिस्ता आहिस्ता खुद रिग्रेस कर जाए, ठीक है जी। अच्छा, अब उसके बाद कोल्ड एब्सेस, मेरा ख्याल है तुम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ लिया, अब मुझे पढ़ाने की जरूरत है, कोल्ड एब्सेस क्या होता है, इसके क्या क्या फीचर्स हैं, और उसके अलावा ये कैसे बनती है, और इसकी ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, ठीक है। अच्छा, और इसके बाद एक होती है ब्रोडीज एब्सेस। ब्रोडीज एब्सेस क्या होती है, बी से आपने याद रखना है बोन, और बी से ब्रोडी, ठीक है। ब्रोडी एब्सेस क्या होगी, कोई बोन का इन्फेक्शन होगा, उसकी वजह से अगर कोई एब्सेस बनेगी, सब एक्यूट फॉर्म ऑफ ऑस्टियोमाइलाइटिस, ठीक है, उसके अंदर जो एब्सेस बनती है उसे हम कहते हैं ब्रोडीज एब्सेस। और सॉस एब्सेस नाम से ही आपने याद रखना है कि सॉस मसल
इन्वॉल्व हो, जिसमें इलियोसोस कंपार्टमेंट इन्वॉल्व हो, जिसमें वहां पे जो एब्सेस बनेगी, पस कलेक्ट होगी, उसको हमने कह दिया सॉस एब्सेस। ठीक है, अब ये क्यों अराइज कर सकती है? कोई भी कंटेजियस स्प्रेड हो सकता है सराउंडिंग से, सराउंडिंग डिस्टेंस साइड से, या किसी हेमाटोजेनस रूट की वजह से, उसकी वजह से जो एब्सेस बनेगी दैट विल बी नोन एज सॉस एब्सेस। ठीक है जी, इतनी ज्यादा इसके अंदर कोई वो बात नहीं है, सिर्फ आपकी इसकी डेफिनेशन और टाइप्स आती हैं, इसलिए मैंने इस पे इतना ज्यादा फोकस नहीं किया। ठीक है, नाम आपने सिर्फ याद रखने हैं उसकी टाइप्स के। अच्छा, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्या है जी के ये सिर्फ आपने पढ़ना है, रीड करना है कि इसका क्लासिकल ट्राइड क्या है, सॉस एब्सेस का, उसमें कौन कौन सी चीजें इन्वॉल्व, कौन कौन से फीचर्स इन्वॉल्व होंगे, फिर उसके अलावा प्राइमरी कॉज क्या होती है, सेकेंडरी कॉज क्या होती है, जस्ट यू हैव टू रीड। ठीक है, जो आपके पास ये 3 चैप्टर्स रह गए ना, 4 सर्जिकल इन्फेक्शन, सिस्ट, फिस्टुला, स्किन लीजन्स और सर्जिकल एनाटॉमी, ये सारे सारे नहीं करने, इसमें से सिलेक्टिव करना है और बाकी सिर्फ एमसीक्यूज के लिए याद रखने। लेकिन मैं फिर भी कोशिश कर रही हूँ कि जो एससीक्यूज हैं वो आपको सारे करवाऊं और एमसीक्यूज भी थोड़े थोड़े रीड करवा दूं, इसलिए परेशान नहीं होना अगर मैं कहती हूँ कि ये आपने खुद पढ़ लेना है। ठीक है, अच्छा, अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइंस गिवन टू अस बिफोर द सेशन, वो ये थी कि आपने सारा सारा चैप्टर कराना ही नहीं है, सिर्फ बीच में से सिलेक्टिव टॉपिक्स कराने हैं। लेकिन आप देख रहे हो मैंने सारी चीजें साथ साथ इसीलिए मार्क की हुई है ताकि मेरे बच्चों को मसला ना हो। ठीक है, अच्छा, अब उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्या है, ये देखो, सॉस एब्सेस की इन्वेस्टिगेशन में भी उसने यही लिखा हुआ है, ब्लड कल्चर करवा सकते हैं, अल्ट्रासाउंड, सिटी स्कैन, और फिर उसकी ट्रीटमेंट में क्या करेंगे, एब्सेस को ड्रेन करेंगे और साथ में एंटीबायोटिक्स देंगे। ठीक है, अब हमारे पास आ जाता है नेक्रोटाइजिंग फेशियाइटिस। ये आपका यूनिवर्सिटी क्वेश्चन आता है, नेक्रोटाइजिंग फेशियाइटिस का सिनेरियो भी आ जाता है, मेरा ख्याल कहता है ये सर्जरी में ही आता है, यस, सिस्टेमिक सर्जरी में ये ज्यादा आता है, या जनरल सर्जरी में इसका यूक्यू आता है सिनेरियो के फॉर्म में दिया होता है। तो नेक्रोटाइजिंग फेशियाइटिस 2 लफ्ज से बना हुआ है, एक हमारे पास क्या है, नेक्रोसिस, और दूसरा हमारे पास क्या होगा, फेशिया। अगर नेक्रोसिस हो किसकी, स्किन की, और साथ में फेशिया इन्वॉल्व हो लेकिन मसल्स इन्वॉल्व नहीं होंगे इसके अंदर, तो वो डिजीज हमारे पास क्या कहलाएगी, नेक्रोटाइजिंग फेशियाइटिस। इतनी बात याद हो गई है कि क्या होता है नेक्रोटाइजिंग फेशियाइटिस, नेक्रोसिस ऑफ स्किन विद फेशिया। ठीक है, इसमें मसल्स इन्वॉल्व नहीं होंगे। ठीक है, अब ये नेक्रोसिस होती कैसे, इसको नॉन क्लोस्ट्रीडियल गैस गैंग्रीन भी कहते हैं। कैसे होगी है, कोई बताएगा मुझे? क्या etiology है, सामने लिखी भी हुई है, वेरी गुड, बैक्टीरिया तो इसमें इन्वॉल्व होंगे ही होंगे, और उसके अलावा क्या होगा, नेक्रोसिस होगी किसी जगह पे, तो क्या होगा, ब्लड सप्लाई, आर्टीरियल सप्लाई, कुछ फर्क पड़ेगा उसको, कोई मसला होगा उस जगह पे, स्टॉप होगी वहां पे, ब्लॉकेज होगी वहां पे, कुछ होगा वहां पे। ठीक है, वेरी गुड, शाबाश, इस्कीमिया होगा, और इसके अलावा यस, बिल्कुल, गैंग्रीन भी हो सकता है। ठीक हो गया, अच्छा, अब हमारे पास इसने क्या लिखा हुआ है कि ये नॉन क्लोस्ट्रीडियल गैस गैंग्रीन है, इसका मतलब ये है कि इसके अंदर क्लोस्ट्रीडियम इन्वॉल्व नहीं होता, लेकिन इसके अंदर बाकी बैक्टीरियाज इन्वॉल्व होंगे, और ये भी लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है। क्यों लाइफ थ्रेटनिंग है, क्योंकि उसमें स्किन की नेक्रोसिस हो रही है, और ये आगे जाके क्या करवा सकती है, गैंग्रीन करवा सकती है, और वो गैंग्रीन जो है वो स्प्रेड कर सकता है बॉडी के अंदर। आप लोगों ने गैंग्रीन पढ़ा हुआ है ना आर्टरीज में, आर्टीरियल डिसऑर्डर्स में। ठीक है, अच्छा, अब इसकी टियोलॉजी क्या है, सबसे पहले टाइप 1 टियोलॉजी में क्या आता है कि कोलीफॉर्म्स की वजह से, स्टेफिलोकोकस बैक्टीरियोइड्स की वजह से, जिन्हें हम सिनर्जिस्टिक बैक्टीरियल गैंग्रीन कहते हैं, जो ये करवा रहे होते हैं, या Foreigner's gangrene is a special type affecting the perineal area and Melanese is a special type affecting the abdominal wall। ये दोनों स्पेसिफिक एक नाम है, आपने सिर्फ ये याद रखना है कि जो फोर्नियर्स गैंग्रीन है वो कौन सा एरिया इन्वॉल्व करता है, पेरिनियल एरिया, ये ज्यादातर मेल्स में कॉमन होती है, और मेलिनीज जो है वो एब्डोमिनल वॉल को इन्वॉल्व करता है। ये दोनों गैंग्रीन की टाइप्स हैं। ठीक है जी,
अच्छा, सिर्फ़ आपने इनके नाम याद रखने हैं, ज़्यादा डिटेल में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। ये तो होगी इसकी एक एटियोलॉजी, ठीक है? अच्छा, ये सारे टेबल्स आपने देख लेने हैं एक दफ़ा, ठीक है? इन्हें सिर्फ़ रीड करना है, इनमें से कभी भूले-भटके वो कोई एमसीक्यू दे सकते हैं, ठीक है? और इसके अलावा क्या हो सकता है? और इसके अलावा एक और ऑर्गेनिज़्म है जिसे हम कहते हैं स्ट्रेप्टोकोकाई, बीटा हेमोलिटिक ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकाई, उसकी वजह से भी क्या हो सकता है ये नेक्रोसिस हो सकती है और साथ में फेशियाइटिस हो सकता है, ठीक है? अच्छा, अब ये स्टार्ट कैसे होगा और इसके अंदर क्या-क्या हमें फीचर्स मिलेंगे जिससे पता चलेगा कि ये नेक्रोटाइजिंग फेशियाइटिस है? सबसे पहले आपने बगैर देखे ये सोचना है कि ये किस चीज़ का डिसऑर्डर है, ये किस को इन्वॉल्व कर रहा है, तो मैंने आपसे कहा ये स्किन को इन्वॉल्व कर रहा है, राइट? तो आपने सबसे पहले ये सोचना है कि स्किन के ऊपर कोई गड़बड़ होगी, ऐसे ही है? अच्छा, अब स्किन पे गड़बड़ कैसे होगी? अगर फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे ये कहा कि यहाँ पे नेक्रोसिस होती है और साथ में फेशिया इन्वॉल्व होता है, ऐसी ही बात हुई थी, तो आप क्या अपने माइंड में लेकर आओगे कि क्या-क्या हो सकता है? किस वजूहात की वजह से हो सकता है? अगर कोई माइनर ट्रॉमा हुआ है, बैक्टीरिया वहाँ पे इन्वेड कर गया है और ऐसे बैक्टीरियल एक्सोटॉक्सिन्स, ये जो 2 बैक्टीरियाज़ टाइप 1, टाइप 2 हैं, ये 2 बैक्टीरियाज़ के एक्सोटॉक्सिन्स वहाँ पे इन्वेड किए हैं, एंजाइम्स इन्वेड किए हैं, उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया है? उन्होंने बॉडी के अंदर जाके स्प्रेड करना शुरू कर दिया है और उसकी वजह से क्या हुआ है? नेक्रोसिस होनी शुरू हो गई है फेशिया की और फैट की अंडरलाइंग द स्किन, ठीक है? बिल्कुल, बर्ड्स की वजह से हो सकता है, लेकिन जो है वो अगर उसकी डिग्री स्वेयर है, ठीक है? लेकिन ज़्यादातर ये हमारे पास ट्रॉमास में होता है या हमारे पास कोई वुंड हो वहाँ पे कंटामिनेटेड, उसकी वजह से हो सकता है, ठीक है? अच्छा, अब इसके अलावा एक और बात कि ये जो हमारे पास बीटा हेमोलिटिक ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकाई है ना, इसे हम कहते हैं, इसका एक और नाम है, बहुत इंटरेस्टिंग नाम है, फ्लैश ईटिंग बैक्टीरिया, ठीक है? यानी कि फ्लैश ईटिंग बैक्टीरिया का क्या मतलब है कि उसको बहुत पसंद है क्या? गोश्त या ऊपर से स्किन और फेशिया को खाना, राइट? तो इससे क्या होगा कि ये भी इस तरह आपने इसलिए याद रखवाया है कि ये भी जो है वो ज़्यादातर किसमें इन्वॉल्व करता है? नेक्रोसिस करवाने में, स्किन और फेशिया की। ठीक है जी, समझ आ गई है किस तरह से जाएगा? क्या करेगा? कोई भी अगर ट्रॉमा है, कोई वुंड इन्फेक्शन है, कोई इंजरी है, उसकी वजह से क्या होगा? बैक्टीरिया इन्वॉल्व होगा, फटाफट से अंदर घुस जाएगा, एक्सोटॉक्सिन्स रिलीज़ करेगा, एंजाइम्स रिलीज़ करेगा, उसकी वजह से जाके मल्टीप्लाई होंगे और क्या करनी शुरू कर देंगे? नेक्रोसिस करनी शुरू कर देंगे और इवेंचुअली क्या होगा? फेशियाइटिस का मैकेनिज़्म स्टार्ट हो जाएगा और साथ में नेक्रोसिस होगी। अब इसके अंदर क्या-क्या चीज़ें आप देखोगे? क्या होगा? वो जो जिस एरिया पे जाके ये इन्वेड करता है, वो एरिया जो है खराब होगा, उस एरिया पे दर्द होगी, कंटामिनेटेड होगा, बिल्कुल, और इसके अलावा इन्फ्लेमेशन के साइन्स होंगे और उसके अलावा ज़ाहिर है कि बैक्टीरिया है, इन्वेड कर रहा है, गंदा बस डिस्चार्ज उसके अंदर से आएगी, स्मेल आएगी उसके ऊपर से, बिल्कुल आएगी, ठीक है? और ये क्या करेगा? स्प्रेड करता जाएगा विद द टाइम और उसकी वजह से क्या होगा कि अगर इसको फ़ौरन से स्टॉप ना किया गया, अगर स्किन डिस्कलरेशन आनी शुरू हो गई है, नमनेस सेंसेशन, पेन हो रही है और उसके अलावा स्मेल आ रही है, तो क्या हो सकता है? अगर हमने इसे ऐसे ही छोड़ दिया, ना किया, तो ये तेज़ी से क्या करेगा? फेशिया के साथ-साथ नीचे और क्या पड़ा होता है? मसल्स पड़े होते हैं, ऑर्गन्स पड़े होते हैं, सिस्टमिक सेप्सिस और मल्टी ऑर्गन फेलियर की तरफ जाना शुरू कर देगा। इसीलिए कहते हैं कि ये जो है कंडीशन या ये डिज़ीज़ जो है ये फैटल है और इसको फ़ौरन ट्रीट करना चाहिए। ठीक है जी? अब किस तरह से इसको ट्रीट करोगे? सब फ़ौरन क्या करोगे इसके अंदर? जो नेक्रोटिक टिश्यू है, उसको क्या करेंगे? एक्सरसाइज़ करेंगे, उसको डिब्राइड करेंगे सर्जिकल डिब्राइडमेंट से और इसके अलावा क्या करेंगे? उसको बिल्कुल डिब्राइड करेंगे और साथ में उस क्या देंगे कवर के लिए? एंटीबायोटिक्स देंगे, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स देंगे। जो बैक्टीरियाज़ ने काम खराब किया हुआ है, उन बैक्टीरियाज़ को ख़त्म करने के लिए हम क्या देंगे?
एंटीबायोटिक्स। ठीक है, सिर्फ इतनी सी चीज आपने याद रखनी है। अब अगर आपके पेपर में नेक्रोटाइजिंग फेशियाइटिस आएगा तो कर लोगे। ठीक है। अच्छा, गैंग्रीन तुम लोगों को करवाया था डॉक्टर हदीका ने, कुछ याद है गैंग्रीन क्या था और किस तरह से कर रहे थे, किस तरह से गैंग्रीन बन रहा था? और अगर मैं गैस गैंग्रीन की बात करूं तो वो क्या होगा? शाबाश। गैंग्रीन नहीं, क्यों भाई, क्यों नहीं आता? लड़कियों आपको भी नहीं आता गैंग्रीन क्या होता है? अच्छा, टाइप्स जो है आपको आती है ड्राई गैंग्रीन और वेट गैंग्रीन की। ठीक है। अच्छा, गैंग्रीन बेसिकली क्या होता है, किस तरह से गैंग्रीन डेवलप होता है और क्या होता है? अगर मैं आसान लफ्जों में कहूं तो गैंग्रीन होगा क्या, किसको हम गैंग्रीन कहते हैं? शाबाश। कौन सी कंडीशन को हम गैंग्रीन कहते हैं? अगर वहां पे क्या हो, ब्लड सप्लाई या ब्लड फ्लो जो है किसी जगह के ऊपर क्या कर जाए, स्टॉप कर जाए। ठीक है। और साथ में बिल्कुल सही कह रही हैं आप, टिश्यू डेथ होनी शुरू हो जाए। ठीक है। सेंसेशंस भी लॉस्ट हो जाती हैं, ब्लड सप्लाई वेस्कुलर सप्लाई खत्म हो जाती है और डेड टिश्यू बन जाता है वो, ऐसे ही है। और उसका सबसे बड़ा नुकसान क्या है कि ना सिर्फ ये खुद को तबाह करता है बल्कि बाकियों को भी साथ लेकर डूबता है, ऐसे ही है। अच्छा, अब हमारे पास गैस गैंग्रीन क्या है? गैस गैंग्रीन जो है ये भी अ टाइप ऑफ द गैंग्रीन है, जिसके अंदर क्या इन्वॉल्व होता है, कौन सा बैक्टीरिया इसके अंदर इन्वॉल्व होगा? लिखा भी हुआ है सामने, क्लोस्ट्रीडियम परफरेंजेस इसमें इन्वॉल्व होंगे। और वो भी क्या करेगा, ये ज्यादातर किस वजह से होता है और क्या करेगा? एनारोबिक बैक्टीरियम है, ये क्या करता है, ये बॉडी के अंदर एंटर हो जाता है किसी भी जगह से। अगर कोई कहीं पर टिश्यू डेथ हुई है, वूंड अगर कहीं पर हुआ है, कोई सर्जिकल वूंड या कोई इंजरी है जहां पे ब्लड सप्लाई कॉम्प्रोमाइज थी, उस जगह का इसको मौका मिला, उस जगह पे ये आया, आके इसने इन्वेड किया, बॉडी के अंदर एंटर हुआ, बॉडी के अंदर एंटर होके इसने टॉक्सिन्स जो है वो प्रोड्यूस किए, रिलीज किए। और ये टॉक्सिन्स क्या करते हैं, गैस रिलीज करते हैं और साथ में टिश्यू डेथ करवाते हैं। इसी वजह से हम इसे क्या कहते हैं, गैस गैंग्रीन। ठीक है जी। इसके अंदर उसने सिर्फ ये लिखा हुआ है कि मिलिट्री वुंड्स जो है आइडियल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं, या फायर आर्म इंजरीज हो गई या कोई ऐसी इंजरी सर्जिकल की वजह से या ट्रॉमा की वजह से, तो उसकी वजह से क्या होता है, ज्यादा चांसेस होते हैं कि ये जो बैक्टीरिया क्लोस्ट्रीडियम है उसके अंदर जाता है और उसके अंदर जाके इन्वॉल्व करता है। अब इसके अंदर कौन कौन सी गैसेस होती हैं जो कि नेक्रोसिस को जो है हेल्प आउट कर रही होती हैं? कौन सी गैसेस इसमें इन्वॉल्व होंगी? आपकी बुक के अंदर नहीं लिखी हुई, आपको वैसे अगर पता होना चाहिए। तो इसके अंदर कौन कौन सी गैसेस होती हैं? हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन। ठीक है। और साथ में ऑक्सीजन। ये सारी गैसेस क्या करती हैं, ये सारी गैसेस नजर आई हमें नेक्रोसिस और उसके अलावा रिलेटेड टू दी क्लोस्ट्रीडियम परफोरेंटस। ठीक है। और साथ में टॉक्सिन्स और गैसेस, इन दोनों ने क्या किया, टिश्यू डेथ करवाई वहां पे और उसकी वजह से क्या हुआ, क्लोस्ट्रीडियम मायोनेक्रोसिस। ठीक है। क्लोस्ट्रीडियम मायोनेक्रोसिस। ठीक है जी। इतनी बात समझ आ गई है? मायोनेक्रोसिस क्या होता है, कोई बता सकता है? बिल्कुल शाबाश। सिर्फ एक आधे बच्चे को ही पता है। बिल्कुल। मायो का क्या मतलब, मसल। वेरी गुड, शाबाश। अगर उसमें मसल भी इन्वॉल्व हो जाए तो दैट विल बी नोन एज मायोनेक्रोसिस। ठीक है जी। चलें, तुम लोगों को इतनी बात समझ आ गई है। अब उसके बाद नेक्स्ट उसने क्या लिखा हुआ है
कि उसके अंदर भी क्या होगा, इस नेक्रोसिस में भी क्या होगा, स्किन डिस्कलरेशन होगी, एडिमा होगा और उसके अलावा पेन होगी, इन्फ्लेमेटरी साइंस होंगे और क्रेपिटस की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, अब इसकी भी ट्रीटमेंट में आपने क्या करना है, सर्जिकल एक्सियन करनी है किसकी, नेक्रोटिक टिश्यू की, और साथ में आपने क्या करना है, हाई डोज एंटीबायोटिक्स देने हैं। अच्छा, amputation may be needed and the disease carries a high mortality depending upon the degree or severity। इसके अंदर भी हम क्या कर सकते हैं, एम्पुटेशन अगर उसने लार्ज एरिया इन्वॉल्व किया है और हमें खतरा है कि ये रेपिडली स्प्रेड कर रहा है, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट है और ये ठीक नहीं हो सकता, तो उसके अंदर हम पे क्या करते हैं, एम्प्यूटेशन करते हैं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हमारे पास क्या है जी, स्किन इन्फेक्शन। स्किन इन्फेक्शन के अंदर वही बातें हैं उसने लिखी हुई हैं, दो चीजें आएंगी स्किन इन्फेक्शन के अंदर, स्टेफिलोकोकस ऑरियस की वजह से या बैक्टीरिया वायरस की वजह से अगर कोई इन्फेक्शन है, दैट विल बी ड्यू टू दी दीज, और उसकी वजह से क्या होंगे स्किन। अब उसमें इसने तीन चार ब्रॉड क्लासिफिकेशंस लिखी हैं। एक उसने लिखा है बॉयल, कार्बंकल, सेल्यूलाइटस और हाइड्रेडिनाइटिस सेपरेटा। इसमें से ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो सिर्फ कार्बंकल है, बाकी सबकी सिर्फ आपने डेफिनेशन याद करनी है और सेल्यूलाइटिस की सिर्फ आपको मैनेजमेंट आनी चाहिए। ठीक है, अब बॉयल हमारे पास क्या होता है, इसको हम फ्रंकल भी कहते हैं और ये किस वजह से होता है, कौन से बैक्टीरिया की वजह से होता है। जो जो बातें मैं आप लोगों को बोल रही होती हूँ ना, सिर्फ ये बातें आप लोगों ने याद करनी होती हैं। बुक मेरे भी सामने खुली हुई है, बुक आपके भी सामने खुली हुई है, मेरे सामने इनफैक्ट दो बुक्स खुली हुई हैं, लेकिन मैं बोलती सिर्फ वो हूँ जानबूझ के, ताकि मेरे बोलने से तुम लोगों को याद हो जाए कि तुम लोगों को कौन कौन सी चीजें आनी चाहिए। ठीक है, वेरी गुड। अच्छा, अब मैं बताई थी कि बॉयल क्या होता है, इसे हम फ्रंकल भी कहते हैं, और कौन से बैक्टीरिया की वजह से होता है, ये होता है स्टेफिलोकोकस बैक्टीरिया की वजह से। ठीक है, अच्छा, कौन सा स्टेफिलोकोकस बैक्टीरिया होगा, ओरियस या पायोजीन्स या कौन सा होगा, सोच के बताएं। ठीक है, अच्छा, इसमें एक और चीज है, वेरी गुड, शाबाश, इसमें एक चीज है कि इसके अंदर क्या होता है, ये पेनफुल होता है। ठीक है, और ये कहाँ पर होगा, हेयर फॉलिकल का इन्फेक्शन हो, इसको हम फॉलिकुलाइटिस भी कहते हैं, तो उस जगह पे ये ज्यादातर हेयर फॉलिकल्स को इन्वॉल्व करता है और उसकी वजह से अगर उसके साथ ये ग्लैंड्स को भी इन्वॉल्व कर ले तो फिर हम ये लीड कर सकता है टू दी एब्सेस फॉर्मेशन। ठीक है, पेनफुल होगा, स्वेलिंग होगी, इन्फ्लेमेटरी साइंस आएंगे, इसमें पस डिस्चार्ज आएगी, इसके अंदर रेड कलर का होगा। ठीक है, उसके अलावा क्या होगा, पेन पेन तो हमने बोल दिया। ठीक है, बिल्कुल, ये सारी चीजें होंगी उसके अंदर। ठीक है, और इसके अलावा इसमें अब लिखा हुआ है, सिर्फ ये आपने याद रखना है कि ये फ्रंकल कहते हैं इसको, ये क्यों बनता है, स्टेफिलोकोकस ऑरियस की वजह से बनता है, इसमें हेयर फॉलिकल भी इन्वॉल्व होता है, और अगर ये आगे जाके क्या कहते हैं उसको, ग्लैंड्स को भी इन्वॉल्व करे तो ये पास सेपरेशन की फॉर्म, एब्सेस की फॉर्म भी क्रिएट कर सकता है। और इसके क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगे, क्लिनिकल फीचर्स में पेनफुल इंड्यूरेटेड स्वेलिंग और उसके अलावा सॉफ्ट सेंट्रल डिस्चार्जिंग पास सबसाइड्स, ये सिर्फ लोकलाइज होती है, और इसके साथ आप देखोगे दरमियान में ना एक हेयर फॉलिकल भी बना होता है। ठीक है, तो अगर हम उसको निकाल दे वहां से, हेयर को स्मॉल इंसिजन करके ड्रेनेज कर दें साथ, तो ये ठीक हो सकता है। ठीक है, अब हमारे पास आ जाता है कार्बंकल। कार्बंकल छोटा सा भी हो सकता है, बड़ा सा भी हो सकता है, ये भी जो है स्टेफ ओरियस की वजह से होता है, लेकिन ये ज्यादातर किस केसेस में होता है, ज्यादातर ये डायबिटिक पेशेंट्स में होगा। और कार्बंकल की जो मोस्ट कॉमन साइट है वो कौन सी है, नेक के इस लेवल के ऊपर। ठीक है, यहाँ पर भी बन सकता है, कहीं पर भी बन सकता है, लेकिन जो ज्यादा डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं या इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स होते हैं उसके अंदर ये ज्यादातर जो ये नेप ऑफ नेक या फिर इस लेवल शोल्डर के लेवल पे बनता है। ठीक है, ऐसे स्वेलिंग सी बनी होती है और इन्फेक्टेड स्वेलिंग होती है, इन्फेक्टेड लीजन होती है। ठीक है, और ये भी सिमिलर टू दी बाउल होती है, लेकिन इसके अंदर फर्क क्या है इसमें और उसमें, कार्बंकल में और बॉयल में, कोई बता सकता है मुझे। एक तो ये फर्क है ना कि ये
क्या कहते हैं उसको, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड या डायबिटिक पेशेंट्स में ज्यादा कॉमन है। और इसके अलावा आपके माइंड में क्या आता है कि बॉयल और कार्बंकल में क्या फर्क है? बॉयल इज जस्ट एक जगह पर, अगर स्किन किसी एक जगह पर हेयर फॉलिकल की वजह से इन्वॉल्व हो रही है तो वो आपके पास आएगा बॉयल। लेकिन अगर क्लस्टर ऑफ बॉयल्स जो हैं वो इकट्ठे हो जाएं तो वो हमारे पास क्या बनाते हैं? कार्बंकल। यानी बॉयल इज अ सिंगल और कार्बंकल विल बी नोन एज प्लूरल। एक तो ये चीज। दूसरी चीज इसके अंदर और क्या होगी? बिल्कुल, मल्टीपल और कम्युनिकेटिंग। शाबाश, वेरी गुड। ठीक है, एक तो इसका साइज भी ज्यादा हो सकता है, दूसरा ये ज्यादातर इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज या फिर डायबिटिक पेशेंट्स में होता है। और इसके अंदर क्या होगा, ये क्या कर सकता है, इस ये वापस रीग्रो भी कर सकता है। ठीक है, या फिर ये कह लें कि अगर हमने इसकी सही से सर्जिकल एक्सियन और डिब्राइटमेंट नहीं की तो ये फिर से भी बन सकता है। ठीक है, ये देखो नीचे लिखा हुआ है, द इन्फेक्शन रिजल्ट्स इन नेक्रोसिस ऑफ सबक्यूटेनियस फैट व्हिच गिव राइज टू मल्टीपल एब्सेसेस। ये एब्सेसेस इंटर कम्युनिकेटिंग होती हैं और फिर मल्टीपल ओपनिंग से ये ओपन होती हैं। ठीक है, जिससे हम क्या कहते हैं, सीव लाइक ओपनिंग्स। ये इसकी पैथोफिजियोलॉजी है जिस वजह से ये बनता है। अब कार्बंकल में और बॉयल में डिफरेंस समझ आ गया कि क्या डिफरेंस होता है? ठीक है, अच्छा, अगर मैं ये कहूं कि क्या बॉयल जो है वो कार्बंकल में चेंज हो सकता है? बॉयल अगर अपनी डिग्री स्वेयर कर लेगा और अगर मल्टीपल कम्युनिकेटिंग फीचर्स आ जाए तो क्या उसकी वजह से वो चेंज कर सकता है? बिल्कुल। ठीक है, चलें, अगर इस क्वेश्चन का आंसर आपको आ गया तो दैट मीन्स आपको समझ आ गई है। ठीक है, अच्छा, और इसके बाद हमने क्या करना है कि इसकी अपेयरेंस किस तरह से होती है? क्रिब्री फॉर्म अपेयरेंस होगी कार्बंकल की। क्रिब्री फॉर्म अपेयरेंस किस तरह से होती है? मैंने डायग्राम नहीं ऐड की, लेकिन चले मैं आपको वर्बली बता देती हूँ। क्रिब्री फॉर्म अपेयरेंस होगी इसकी। और उसके अलावा अब इसके अंदर और क्या दे सकते हैं? डिब्राइटमेंट तो आपने मुझे ऑलरेडी बता दिया। छोटे जिस तरह पीछे इसने लिखा है ना, वेरी गुड, शाबाश, सीव लाइक होगा ना, तो जिसके अंदर स्मॉल स्मॉल होल्स होते हैं ना, इस तरह से उसकी अपेयरेंस होगी। ठीक है, अच्छा, अगर और ये हमें क्या वाजे तौर पे नेकेड आई से नजर आ सकता है, या फिर अगर नेकेड आई से नहीं नजर आएगा तो हम इसको माइक्रोस्कोप से भी देख सकते हैं। ज्यादातर ये जो क्रिब्रिफॉर्म अपेयरेंस है ये अंडर माइक्रोस्कोपी हमें नजर आती है, डायरेक्ट विजुअलाइजेशन से तो हमें इतना क्लियर नहीं नजर आता। अच्छा, अब मुझे ये बताइए कि जो इसके अंदर हम ट्रीटमेंट किस तरह से करेंगे? सबसे पहले तो इसके अंदर आपने मुझे बता दिया कि अगर उसकी जो है पास डिस्चार्ज है, बहुत ज्यादा स्वेरिटी है उसकी, और क्या कहते हैं उसको, जिस तरह ये पीछे मैंने आपको दिखाया, इसके अंदर आप क्या करोगे? डिब्राइटमेंट करोगे और उसके अलावा ड्रेनेज करोगे, और इसके साथ और भी कुछ दोगे उसको ग्लाइसीमिक कंट्रोल के लिए, और साथ में ये जो बैक्टीरिया तंग कर रहा था उसके लिए। समथिंग इज रॉन्ग, कोई मसला नहीं है, आ गया जी। ठीक है, अच्छा, यस, बिल्कुल यही मैं सुनना चाही थी। साथ में आप उसको क्या देंगे? एंटीबायोटिक्स देंगे। ठीक है जी, चलें जी, गुड हो गया। अब उसके बाद नेक्स्ट है जी सेल्यूलाइटिस। समझ आ गई है कार्बंकल की अब? सेल्यूलाइटिस क्या है? ये भी नॉन सपोरेटिव इन्वेसिव इन्फेक्शन है। किसका क्या क्या इसमें इन्वॉल्व होता है? ऊपर वाली दो लेयर्स इन्वॉल्व होंगी, डर्मिस और सबक्यूटेनियस टिश्यू। ठीक है, और इसके अंदर भी कौन कौन से बैक्टीरियाज इन्वेट करते हैं ये आपको आने चाहिए। कौन कौन से बैक्टीरियाज होते हैं? हिमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई, स्टेफिलोकोकाई और क्लोस्ट्रीडियम परफोरेंजिस। ठीक है, ये क्या करेंगे? ये जो हीमोलाइटिक्स हैं ये कौन से एंजाइम्स प्रोड्यूस करते हैं जो बेसिकली सेलुलाइटिस करवा रहे होते हैं? हाइलोरोडोनेज और स्ट्रेप्टोकाइनेज। ये क्या करते हैं? इंटरसेल्युलर मैट्रिक्स के अंदर जाएंगे और फिम्ब्रिन बैरियर को और इंटरसेल्युलर मैट्रिक्स को इन्वॉल्व करेंगे। उसकी वजह से जो इन्फेक्शन होता है सेल्यूलर लेवल के ऊपर, उससे हम कहते हैं सेल्यूलाइटिस। समझ आइए कि सेल्यूलाइटिस क्यों कहते हैं उसको? क्योंकि ये जो बैक्टीरिया है ये कौन से लेवल के ऊपर जाके इन्वेट करता है? शाबाश, मेरे साथ बोलें आगे।
इंटरसेल्यूलर मैट्रिक्स और फाइब्रिन बैरियर को इन्वॉल्व करेगा, जिसकी वजह से सेल्यूलर लेवल के ऊपर इन्फेक्शन होगा और एक्सोटॉक्सिन्स और ये जो रिलीज होंगे एंजाइम्स, उसकी वजह से क्या होता है, कौन सा इन्फेक्शन होता है, सेल्यूलाइटिस। ठीक है। अच्छा, अब ये किस तरह से इन्वेड कर सकता है उसके अंदर, क्या वजह बनेगी, किस वजह से, किस तरह से इन्वेड करेगा उसके अंदर? बिल्कुल सही कह रहे हैं, ट्रॉमा इसमें ज्यादा अप्रोप्रिएट नहीं है। इसमें अप्रोप्रिएट ये होगा कि अगर कोई इंसेक्ट बाइट हुई है, या कोई एक्जिमा स्किन इन्फेक्शन हुआ है, या कोई कट जिसको आप ट्रॉमा में कह सकते हो, या कोई ओपन वोन, ठीक है, इन सब केसेस के अंदर क्या हो सकता है, ये इन्वेड करेगा सेलुलर लेवल के ऊपर, और इन्वेड करके जो इंट्रा सेलुलर मैट्रिक्स और फाइब्रिन बैरियर है इसे इन्वॉल्व करेगा, और उसकी वजह से क्या होगा, ये एंजाइम्स रिलीज होंगी, और ये एंजाइम्स क्या कराती हैं, इन्फेक्शन कराती हैं, इन्फ्लेमेशन करवाती हैं। दैट विल बी नोन एज सेल्यूलाइटिस। सेल्यूलाइटिस इसे क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये सेल्यूलर लेवल पे इन्वॉल्व होती हैं। और किस वजह से इन्वॉल्व होती हैं, क्योंकि ये जो बैक्टीरियाज हैं, ये जो टाइप्स हैं, ये स्पेसिफिकली जो है वो इंट्रासेल्यूलर मैट्रिक्स को इन्वॉल्व कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर आपने क्या याद रखना है कि इसके क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगे, उसी तरह ही होंगे, बस इसमें ये होगा कि इन्फ्लेमेशन के साइंस आएंगे इसके अंदर, वही सारे जो आइटस, आइटस के अंदर इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेशन होती है, रेडनेस होगी, पेन होगी, वार्म, टेंडरनेस होगी, स्वेलिंग होगी। ठीक है। बॉर्डर्स आर इल डिफाइंड इन ट्रू सेल्यूलाइटिस। ये इल डिफाइंड का क्या मतलब है, ये क्यों इल डिफाइंड होते हैं ट्रू सेल्यूलाइटिस के अंदर, ये जो बॉर्डर्स हैं? हाँ जी, शाबाश, किसी के माइंड में इसका आंसर आ रहा हो, या सब लोग इस डिप्रेशन में चले गए हैं कि जो लेक्चर है वो तो खत्म नहीं होना, चैप्टर खत्म नहीं होना, तो अब किस तरह से हमारा जो है वो, हमने सोना भी है, सुबह जाना भी है, किसी का जो है वो एग्जाम है सुबह। किसका एग्जाम है सुबह? वैसे तुम लोगों के सेटअप्स इतनी जल्दी क्यों हो रहे हैं? अच्छा, ठीक है। इसके अंदर उसने लिखा हुआ है कि जो बॉर्डर्स हैं वो इल डिफाइंड होते हैं इन द ट्रू सेल्यूलाइटिस। इसकी वजह मुझे बताइए। ड्यू टू ड्यू टू द पुअरली डिमार्केटेड बॉर्डर्स। क्यों? क्योंकि ये इन्फेक्शन ऑफ डर्मिस और सबक्यूटेनियस टिश्यू करवाता है। जो बैक्टीरिया है, बिल्कुल उसकी स्प्रेडिंग नेचर जो है वो डिमार्केटेड होगी, अरेंज नहीं होगी। ठीक है ना? इन्फेक्शन की वजह से, या कह लें कि सेलुलर लेवल इन्वॉल्व होगा, उसकी वजह से कोई अप्रोप्रिएट डिमार्केशन नहीं होगी, अप्रोप्रिएट, बिल्कुल। स्किन क्यों इंटैक्ट रहेगी, ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं आप मुझसे, आईफोन? अच्छा, अब मुझे ये बताइए कि इसके अंदर आपने क्या क्या चीजें देखनी है क्लिनिकल फीचर्स के ऊपर। ये देखो, ये तो आपको सारे इन्फ्लेमेशन के साइंस मिलके, ये एडीमा में भी हो सकते हैं, लेकिन उसके अंदर रेडनेस वगैरह नहीं होगी। आप उसको किस तरह से रूल आउट करोगे, कौन बताएगा किस तरह से उसे रूल आउट करोगे? एक तो स्वेलिंग है, टेंडरनेस है, और साथ में आप फिर उसके क्या करोगे, कोई टेस्ट वगैरह भी करवाओगे, या आपको कोई वहां पे कोई सर्जिकल साइट या स्क्रैच या कोई ऐसे फैक्टर्स मिलेंगे जिन फैक्टर्स की वजह से आपको लग सकता है कि ये आपके पास क्या है, सेल्यूलाइटिस की कॉज है। ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर ये लिखा हुआ है कि जो ज्यादा कॉमनली इन्वॉल्व साइट होती है डल्स के अंदर, वो कौन सी होती है, लोअर लिम्ब। लेकिन हेड और नेक डिस्ट्रिक्ट इज टिपिकली इन्वॉल्व इन चिल्ड्रन एंड अब्लाइकल रीजन इन नियोनेट्स। ये भी आपके यूनिवर्सिटी क्वेश्चन में एमसीक्यू में आ सकता है कि सेल्यूलाइटिस की मोस्ट इन्वॉल्व कॉमन साइट एडल्ट्स में कौन सी है, चिल्ड्रन में कौन सी है, और नियोनेट्स में कौन सी है। ठीक है। ये आपने याद रखनी है सिर्फ इसके अंदर। फिर उसके अलावा आपने मुझे ये बताना है कि आपने इसे किस तरह से देखना है, किस तरह से इवेल्युएट करना है। एक तो आपने क्लिनिकल एग्जामिनेशन पे कर लिया, दूसरा आप क्या करवाओगे, इसके अंदर ब्लड टेस्ट करवाओगे, ब्लड कल्चर सेंसिटिविटी करवाओगे, और इसके अलावा क्या कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन, इसके अंदर ड्रेनेज करोगे, इंसिएंट ड्रेनेज इसके अंदर करोगे?
नहीं करोगे, क्या जरूरत है करने की इसके अंदर, ठीक है। इसके अंदर आप क्या करेंगे, सिर्फ उसे सिस्टेमिक एंटीबायोटिक्स देंगे और साथ में उसको कहेंगे लिम्ब एलिवेशन का कहेंगे, और उसको क्या देंगे, उसको पेन के लिए क्या दे सकते हैं, एनाल्जेसिक्स दे सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर ज्यादा एरिया इन्वॉल्व हो गया, अगर ज्यादा एरिया इन्वॉल्व हो गया है, तो उसके अंदर फिर आपने क्या करना है, फिर उसके अंदर आपने इंसिएंट ड्रेनेज करनी शुरू कर देनी है। अगर उसकी पूरी टांग जो है वो स्वेल कर गई और सेल्यूलाइटिस हो गया उसको, तो क्या करोगे भाई, उसके अंदर फिर आपने, पहले आप उसे ओरली एंटीबायोटिक्स दे रहे थे, उसके अंदर आपने क्या करनी है, उसे आईवी एंटीबायोटिक्स देनी है उसको, ठीक है। अच्छा, और इसके अलावा नेक्स्ट क्या है जी, लिम्फेंजाइटिस इज अ पार्ट ऑफ सिमिलर प्रोसेस एंड प्रेजेंट्स एज पेनफुल रेड स्ट्रीक इन अफेक्टेड लिम्स, ठीक है। ये हम ऑलरेडी लिम्फेंजाइटिस पढ़ चुके हैं मेरा ख्याल कहता है। सुन लो क्या होता है लिम्फेंजाइटिस, मैंने वैसे डेफिनेशन कराई भी हुई है इसकी, लिम्फ और आइटस, वेरी गुड शाबाश, लिम्फ्स इन्वॉल्व हो, लिम्फेटिक सिस्टम या लिम्फ नोड्स इन्वॉल्व हो, उसके अंदर क्या होता है हमारे पास, लिम्फेंजाइटिस, इन्फ्लेमेशन होती है, बिल्कुल शाबाश। इसको ट्रीट किस तरह से करते हैं, बस ये मुझे बता दें, क्या ट्रीटमेंट है लिम्फेंजाइटिस की, एंटीबायोटिक्स ही देंगे उसके अंदर। अच्छा, और क्या कर सकते हैं, सारी वही चीजें करेंगे, एलिवेशन करेंगे, बेड रेस्ट का कहेंगे, पेन के लिए पेन किलर्स देंगे, ठीक है, एनएसएड्स देंगे, ठीक हो गया। सिर्फ आप लोगों ने मुझे एंटीबायोटिक्स बताए। अच्छा, अब उसके बाद नेक्स्ट है जी लडविंग्स एंजाइना। लडविंग्स एंजाइना क्या है, सब मैंडिबुलर या सब मेंटल रीजन के ऊपर अगर इन्फ्लेमेशन हो, सेल्यूलाइटिस हो, एडिमा हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, लडविंग एंजाइना। सिर्फ आपने इसकी डेफिनेशन याद रखनी है, और इसके अंदर हम क्या क्या चीजें देते हैं ट्रीटमेंट में, एयरवे प्रोटेक्शन करते हैं, एंटीबायोटिक्स, एनाल्जेसिक्स और सर्जिकल डीकम्प्रेशन, ठीक है। सिर्फ ये चीजें याद रखनी है। अब उसके बाद नेक्स्ट है हाइड्रा एडिनाइटस सपोरेटिवा। हाइड्रा एडिनाइटस ये ज्यादातर फीमेल्स में है, क्रोनिक डिजीज है, ये भी स्किन की डिजीज है। इसमें क्या होगा, एपोक्राइन ग्लैंड्स इसमें इन्वॉल्व होंगे। किस तरह से इन्वॉल्व होंगे एपोक्राइन ग्लैंड्स, क्या है ये डिजीज, इसके अंदर क्या होगा, तकरीबन वही वही बातें हम उल्टी सीधी करके घुमा फिरा के बस उसकी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स पढ़ रहे हैं। इसके अंदर भी हमारे पास क्या इन्वॉल्व होगा, इन बैक्टीरिया इन्वॉल्व होगा, जो क्या करेगा, इन्फेक्शन करेगा, पास क्रिएट करेगा, साइनस फॉर्मेशन, एब्सेस हो गई, और उसके अलावा सारी स्किन का बेड़ा गर्क कर देगा, नेक्रोसिस करवा देगा, राइट, यही सारी चीजें इसमें लिखी हुई हैं। अच्छा, लम्प्स बना सकता है अंडर द स्किन, ठीक है ना। अच्छा, जब आप उसको आर्मपिट्स के लेवल के ऊपर, ग्रोइन, बटक्स या ब्रेस्ट के लेवल के ऊपर, यहाँ उसने ज्यादातर लिखा हुआ है एक्जिला, पेरिनियम और ग्रोइन, और ये कौन से डिकेड के अंदर फीमेल्स में इफेक्ट करता है ज्यादा, सेकेंड या थर्ड डिकेड ऑफ लाइफ, ये तो आता है ना सेकेंड या थर्ड डिकेड, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर हमने कोई मैकेनिज्म इसका मुझे बता सकते हैं क्या होगा, वही इसमें लिखा भी हुआ है सामने के, एक तो ये इन्फेक्शन है, क्रोनिक डिजीज है, किस वजह से हो सकता है, एपोक्राइन ग्लैंड्स इन्वॉल्व होते हैं। एपोक्राइन ग्लैंड्स क्या करते हैं वैसे, शाबाश, जल्दी जल्दी मुझे आंसर करें, एपोक्राइन ग्लैंड्स क्या होते हैं, जितना जल्दी आंसर करेंगे उतनी जल्दी आपको छुट्टी मिलेगी। स्वेट ग्लैंड्स होते हैं, कौन से ग्लैंड्स होते हैं ये, एपोक्राइन ग्लैंड्स जो है स्किन और आईलिड के ऊपर होते हैं, इन्हें हम स्वेट ग्लैंड्स कहते हैं, और ये आर्मपिट्स, ग्रोइन और इस पेरिनियम के लेवल के ऊपर भी होते हैं। इसी वजह से अगर इन ग्लैंड्स के अंदर कोई इन्फेक्शन हो जाए या इन्फ्लेमेशन हो जाए, एरिया सॉरी बैक्टीरिया इन्वेड कर जाए, तो उसकी वजह से जो इन्फेक्शन होगा उसे हम कहते हैं हाइड्रा एडिनाइटिस सपोरेटा, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद हमारे पास इसमें हमने क्या देना है जी, उसको सिर्फ उसके अंदर हमने उसको एंटीबायोटिक्स देनी है, एंटी माइक्रोबियल थेरेपी देनी है, और उसके अलावा अगर उससे उसे फर्क नहीं पड़ा और जो उसकी लम्स हैं वो ज्यादा ज्यादा बड़े हो गए हैं, या उसके अंदर से पस आनी शुरू हो गई है, इन्फेक्टेड हो गए हैं, तो फिर हम क्या करेंगे, उसकी एक्सीएन भी कर सकते हैं, ठीक है जी।
अच्छा, अब उसके बाद है जी पेरोनिया क्या होता है, सॉरी पेरोनाइकिया क्या होता है। पेरोनाइकिया इसने लिखे हुए हैं, दो टाइप्स हैं पेरोनाइकिया के। पहले हमने ये देखना है पेरोनाइकिया होता क्या है। वैसे ये नाइकिया का अगर मैं लफ्ज इन्वॉल्व करूं तो आप लोगों ने कोइलोनाइकिया वगैरह भी पढ़ा हुआ है। कुछ नाइकिया नेल से अगर मैं आपको कहूँ याद रखना है आपने, तो आपके माइंड में आना चाहिए यस, कोई भी चीज जो रिलेट कर रही है विद नेल। ठीक है, अब ये हमारे पास इन्फेक्शन आ गया जो किसको इन्वॉल्व करेगा, नेल को इन्वॉल्व करेगा। ठीक है, और नेल के साथ जो स्किन है उसको इन्वॉल्व करेगा। फिंगर नेल्स भी हो सकते हैं और टो नेल्स भी हो सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब एक्यूट और क्रॉनिक क्या है जी। एक्यूट इन्फेक्शन और क्रॉनिक इन्फेक्शन, एक्यूट में क्या होगा, रेडनेस होगी, स्वेलिंग होगी और टेंडरनेस होगी। नेल फोल्ड के इर्द गिर्द जो इन्फेक्शन होगा उसे हम क्या कहेंगे, पेरोनाइकिया। और क्रॉनिक में क्या है कि क्रोनिक कोई फंगल इन्फेक्शन हो रहा है, उसकी वजह से अगर वहां पे फ्लूइड एक्यूमुलेट हो गया, पस एक्यूमुलेट हो गया, इन्फ्लेमेशन हो गया, इन्फेक्शन हो गया, तो वो हमारे पास क्या करवाता है, क्रोनिक पेरोनाइकिया। मुझे बताएं क्यूट और क्रोनिक में डिफरेंस क्या है, क्या ड्यूरेशन होता है। तो हम उसे कहते हैं क्यूट, और क्या ड्यूरेशन होता है तो उसे हम कहते हैं क्रोनिक। शाबाश। अब एक्यूट को क्या करेंगे, उसके अंदर अभी पस एलिवेशन नहीं है तो उसके अंदर हम सिर्फ और सिर्फ उसको एंटीबायोटिक्स देंगे, और अगर उसके अंदर पस आ गई है तो इंसिएंट ड्रेनेज कर देंगे। अगर ये क्रोनिक डिजीज है तो फिर हम उसे 2-3 मंथ्स का कोर्स देते हैं, लेकिन उससे पहले फंगल इन्फेक्शन को रूल आउट करने के लिए हम नेल स्क्रैपिंग्स लेते हैं। नेल स्क्रैपिंग्स का क्या मतलब है कि नेल के जो स्किन के साइड वाला हिस्सा है ना, वहां से थोड़ा सा सैंपल के तौर पे जो खराब हुआ होता है उसका थोड़ा सा पीस लेते हैं, और फिर जिस तरह हम ब्लड कल्चर सेंसिटिविटी करवाते हैं, इसी तरह हम इन स्क्रैपिंग से फंगल कल्चर्स करते हैं। ठीक है। अच्छा बेटा, क्रॉनिक मेरा ख्याल है 2 वीक्स, अगर 2 वीक से कम हो तो एक्यूट, और अगर 2 वीक से ज्यादा हो तो क्रॉनिक होता है। ठीक है, ये कुछ आपके लिए रखी हुई है डायग्राम्स, इंटरेस्ट है तो देख लें। ये देखो इस तरह से गैस गैंग्रीन डेवलप करता है। ये देखो ये ऐसे ब्लिस्टर्स की तरह फॉर्मेशन हुई है ड्यू टू दी गैसेस इन्वॉल्वमेंट। ये नेक्रोटाइजिंग फेशियाइटिस है, ये देखो किस तरह से इन्वॉल्व किया हुआ है। ठीक है, ये हमारे पास कार्बंकल होगा। ठीक है, ये देखो जस्ट बिलो द लेवल ऑफ द नेक। ठीक है, और ये देखो इसके कितने कितने माउथ्स, कितने कितनी ओपनिंग्स नजर आ रही हैं। ठीक हो गया। और उसके अलावा ये देखो, ये हमारे पास, ये देखो। ठीक है, एक्यूट और क्रोनिक पेरोनाइकिया के ये डिफरेंसेस हैं। सिर्फ आपने ये रीड करने हैं, एक्यूट में क्या होगा, क्रोनिक में क्या होगा, कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स इसमें इन्वॉल्व होंगे। जस्ट यू हैव टू रीड, ज्यादा इसकी डिटेल नहीं करनी। ठीक है, आप समझ आ गई है। जो बॉयल और जो कार्बंकल है उसकी ये देखो, ये डिफरेंस। वो जो था वो शोल्डर के ऊपर था, राइट, बैक ऑफ दी स्कैपुलर रीजन के ऊपर। ठीक है, नेक के थोड़े से नीचे लेवल के ऊपर था। और इसके अलावा ये, अब जब हमने क्या करना है पता है, हमने जब इसकी सीएन ड्रेनेज करनी होती है ना, तो हम इसको पूरे को ऐसे एक्सरसाइज कर देते हैं, और एक्सरसाइज करके ना हम इसकी पट्टी नहीं करते वापस। इसके अंदर हम जो है वो गॉस पीस रख देते हैं, ताकि इसके अंदर से जो फ्लूइड, जो डिस्चार्ज निकलनी है वो निकलती जाए, और उसकी पट्टी रोज चेंज कर देते हैं। ये नेक के फ्रंट पे बॉयल्स हैं। आपने मुझे बताना है ये क्या है, मैंने तो नहीं बताना, आपको सोच कर बताएं। ठीक है, ये एक्यूट और क्रॉनिक के डिफरेंसेस हैं, ये आप ले लें इसका स्क्रीनशॉट और जस्ट इसको रीड कर लें फॉर योर क्या कहते हैं उसको, इंटरेस्ट। एक ने कहा लर्डविंग। ठीक है, सेल्यूलाइटिस कैसे इन्वॉल्व हो सकता है उसमें, तो उसने लिखा हुआ था कि सेल्यूलाइटिस जो है वो ज्यादातर लिम्स के इन्वॉल्वमेंट कराता है। ठीक है, और लोअर लिम्ब की इन्वॉल्वमेंट कराता है। एक बच्ची ने कहा है लडविंग है, बिल्कुल आपने सही कहा। ये देखो ये कौन से लेवल के ऊपर है, सब मेंडल या सब मैंडिबुलर या सब मेंटल लेवल के ऊपर, इसका मतलब होश से पढ़, राइट। अच्छा, अब उसके अंदर भी क्या करना है, एंटी फंगल ट्रीटमेंट करनी है स्क्रैपिंग्स के साथ, बिल्कुल। अब इसके बाद एक होता है इन ग्रोइंग टो नेल। इन ग्रोइंग टो नेल को क्या कहते हैं, आप लोगों ने वो पढ़ा होगा, टीनिया सोलियम और टीनिया, वो जो होता है क्या, इतनी सारी टाइप्स होती हैं, नेल इन्वॉल्वमेंट हो या जो है वो फेस इन्वॉल्वमेंट हो, कुछ याद आ रहा है आपको, वो टीनिया फैमिली।
ठीक है, यस, कैपिटस वगैरह सारा कुछ। इसी तरह यहाँ पे है एक अंगोस इनकार्नेटस। ये क्या है कि जब अगर क्या कहते हैं उसको, नेल ग्रो करे एडजेसेंट टिश्यू के अंदर, साथ एक एक्स्ट्रा इन ग्रोइंग टो नेल ग्रो कर जाए किसी भी वजह से, किसी भी क्या कहते हैं उसको, इन्फेक्शन, किसी भी वहां पे इन्फेक्शन हो जाए कोई, फॉर एग्जाम्पल अगर उसकी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है, डेफिशिएंसी है, आयरन डेफिशिएंसी है, मेल नरिशमेंट है, ठीक है, या उसके अलावा वो ज्यादा जो है फुटवेयर उसके टाइट हैं, क्लोज हैं, ज्यादा उसका काम है शूज वगैरह पहन के रखने का जिसमें जैसे नहीं कहते पाँव गल जाए, नाखून गल जाए, ये सारी चीजें, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होंगी, इन ग्रोइंग टो नेल, ठीक है। अच्छा, ये टो जो है वो हैंड पे आएगा कि किस फुट्स पे आएगा या हैंड पे आएगा, ये तो मुझे बताएं पहले, अगर जाग रहे हैं तो। अच्छा, ठीक है, शुक्र है जाग रहे हैं, मैंने तो कहा नहीं जाग रहे। अच्छा, अब इसके अंदर फीचर्स क्या क्या हो सकते हैं। साइड पे जो सॉफ्ट फ्लैश होता है ना नेल के साइड के ऊपर, वहां पे ये ऐसे ग्रो करने शुरू कर जाते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ क्या होता है, इन्फेक्शन होता है, पास डिस्चार्ज होती है, रेडनेस होती है, स्वेलिंग होती है, ठीक हो गया। अब उसकी एक क्लिनिकल पिक्चर्स उसने लिखी हुई है। और उसके अलावा अगर क्या कहते हैं उसको, इसको हमने ट्रीट करना है, किस तरह से हम उसे ट्रीट कर सकते हैं। अगर ये स्वेयर कर जाए, स्प्रेड कर जाए, बाकी नेल्स के अंदर भी स्प्रेड कर जाए, तो क्या देंगे, फंगल इन्फेक्शन है मेरा ख्याल, कहता है अल्लाह अकबर, सर्जरी, कट्टी सर्जरी कर दी, उस नेल को रिमूव कर देंगे। अगर उसकी रीअकरेंस हो रही है तो फिर हम वेज रिसेक्शन करते हैं, लॉन्ग विद फिनोल एब्लेशन इज प्रेफर्ड, सिर्फ उस नेल की, सिर्फ उस जगह की, ठीक है। अच्छा, और साथ में हम उसको क्या देते हैं, एंटी फंगल एंटीबायोटिक कवर्स भी देंगे डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन, ठीक है। फिर एक और ये ऑपरेशन भी है, ये भी आपने याद रखना है। ज्यादातर केसेस के अंदर अगर कोई कॉम्प्लिकेशन का केस हो तो उसके अंदर हम ये नेल और नेल बड दोनों की एक सीएन कर सकते हैं, उसे हम कहते हैं जेड ऑपरेशन, ठीक है। अच्छा, टाइम तुम लोगों का खत्म होने वाला है और हमारा चैप्टर भी खत्म होने वाला है। अब एक हमारे पास है मेड्यूरा फुट, उसको हम कहते हैं माइसिटीमा, नाम से जाहिर है इसके अंदर बैक्टीरिया इन्वॉल्व होगा, वायरस या फंजाई, मुझे जल्दी से बता दें। ये भी जो है वो इन्फेक्शन है, डिजीज है, किस वजह से होती है माइसिटीमा, फंजाई की वजह से। वेरी गुड, शाबाश, ये देखो लिखा भी हुआ है माइसिटोमा, ठीक है। हाँ, अब बस आपने ये याद रखना है कि ये फंगल इन्फेक्शन है, इसके अंदर क्या क्या फीचर्स आते हैं, क्या इन्वॉल्वमेंट होगी। आपने एलिफेंटिएसिस वगैरह पढ़ा होगा, उसी तरह इसके अंदर थोड़ी सी उसी तरह की प्रेजेंटेशन है, लेकिन उसमें लिम्फ नोड्स इन्वॉल्व हो रहे थे, इसके अंदर फंगल इन्फेक्शन इन्वॉल्व हो रहा है, और उसकी वजह से क्या हो रहा है कि वहां पे ये देखो ग्रेन्स, इस तरह ये वाइट या ब्लैक ऐसे स्पॉट्स या ग्रेन्स बनेंगे, डिस्चार्ज होगा, स्वेलिंग होगी, एडिमा होगा, और उसकी वजह से ये देखो कितनी भयानक उसकी हालत हो जाएगी, ठीक है। वाइट या ब्लैक ग्रेन्स प्रोड्यूस होंगे, और अगर बैक्टीरियल पॉजिटिव एजेंट्स भी साथ आ गए तो फिर तो वाह वाह हो जाएगी, ठीक है, बहुत ज्यादा स्वेयर हो जाएगा। अब इसके अंदर आपने क्या करना है, होता ये क्यों है, ये आपको पता होना चाहिए। अगर बेयर फुटेड या नंगे पांव चल रहे हैं किसी जगह के ऊपर तो क्या करते हैं, ये छोटे छोटे कार्ड्स या स्प्लिट से स्किन के अंदर जाते हैं, और स्किन के अंदर जाके ये बॉडी के अंदर एंटर हो जाते हैं, वहां पे जाके ये मल्टीप्लाई करेंगे और फिर स्प्रेड कर जाते हैं और इन्फेक्शन कॉज करवाते हैं। अब ये किस तरह से हम ठीक कर सकते हैं, इसकी जो है क्या कहते हैं क्लिनिकल फीचर्स तो आपके सामने, आप मुझे बगैर देखे बताएं क्या होगा। रेडनेस होगी, स्वेलिंग होगी, पेन होगी, डिस्चार्ज होगी, पस फॉर्मेशन होगी, ये जो छोटे छोटे बन रहे हैं ये साइनसेस फॉर्मेशन होंगी, मल्टीपल साइनसेस होंगे इसके अंदर, ठीक है। और इसके अलावा अब हम इसे किस तरह से ट्रीट कर सकते हैं, अगर इसके अंदर फंगल के साथ बैक्टीरियल कवर भी है तो हमने दोनों चीजें देनी है, एंटीबायोटिक्स भी देने हैं और साथ में एंटी फंगल ट्रीटमेंट भी देनी है, ठीक है। बस ये आपको आनी चाहिए। अच्छा, ये देखना, ये देखो ये भी है टाइप्स उसकी, अगर हैंड को इन्वॉल्व कर ले तो, ठीक है। और ये देखो अगर ये नी को इन्वॉल्व करे, ठीक है।
अच्छा, अब उसके बाद नेक्स्ट है जी हमारे पास टेटनस। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये जो टेटनस, HIV, स्नेक बाइट और डॉग बाइट, ये आप लोगों ने थर्ड ईयर में भी किया हुआ है, फोर्थ ईयर में भी किया हुआ है, कम्युनिटी मेडिसिन में भी किया हुआ है, वही चीजें हैं। आपने पैथोजेनेसिस भी उसकी की हुई है, आप लोगों ने उसके ट्रीटमेंट भी की हुई है काफी हद तक, बस इसमें थोड़ी सी और एलेबरेशन होगी सर्जिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, आपने जस्ट वो याद रखनी है। तो मैं ये आप लोगों को खुद करने के लिए दे रही हूँ तीनों। टेटनस, ठीक है, बहुत आसान है, लेकिन टेटनस आपने हर सूरत करना है, क्योंकि इसका यूनिवर्सिटी क्वेश्चन आता है। और इस टेटनस के अंदर आपने ये जो इसकी ट्रीटमेंट है ना, ये आपको अजबर होनी चाहिए। क्या क्या कर सकते हैं ट्रीटमेंट में? अच्छा, वैसे बस मुझे ये बता दो कि टेटनस का पेशेंट आपके पास आएगा तो आपको क्या उसके फीचर्स मिलेंगे? ऐसे अकड़ा हुआ जिस्म होगा, मसल स्टिफनेस होगी, लॉक जो होगा, ठीक है, ऐसे बॉडी अकड़ी हुई होगी, ठीक है। और अक्सर औकात तो आप एनजी भी नहीं डाल सकते, ओरोफ्रेंजल एयरवे भी नहीं उसका क्लियर कर सकते, देख सकते। तो आपने फटाफट से क्या करना होता है? वेरी गुड, शाबाश ओफिस्टोटोनस। आपने क्या करना होता है? आपने उसको इम्यूनोग्लोबुलिन्स लगाने होते हैं। कितने इम्यूनोग्लोबुलिन्स लगाने होते हैं ये भी आपको याद होने चाहिए, ठीक है। इंजेक्शंस मिलते हैं, आपने डिफरेंट साइट्स पे लगाने होते हैं। मेरा ख्याल कहता है एक एक लिम्ब के ऊपर, एक दूसरे लिम्ब के ऊपर, और बाकी जो है ना वो दो राइट और लेफ्ट थाई के ऊपर, ठीक है। अच्छा, अपर और लोअर लिम्स दोनों के ऊपर जो है ये करते हैं। और ये जो है तकरीबन मेरा ख्याल कहता है 3000 to 6000 इंटरनेशनल यूनिट्स, यस, इतने हम इन्वॉल्व कर सकते हैं। एक इंजेक्शन के अंदर मेरा ख्याल कहता है 250 इंटरनेशनल यूनिट्स होते हैं, ठीक है। अच्छा, और इसके अलावा फिर आपने क्या करना होता है फर्दर? अगर टॉक्सिक प्रोडक्शन है, अगर कोई वूंड है, तो उसको आपने डिब्राइड करना है, साथ में आपने एंटीबायोटिक कवर देना है। स्पैस को किस तरह से कंट्रोल करना है? एयरवे को प्रोटेक्ट करना है। जिस तरह मैंने पहले आपको बताया कि इन पेशेंट्स के अंदर एयरवे प्रोटेक्ट करनी बहुत मुश्किल होती है, तो फिर आप इस एयरवे को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हो? उसका जबड़ा तोड़ फोड़ दोगे? क्या करोगे अगर उसका मुंह ही नहीं खुल रहा है, ऐसे अकड़ा हुआ है तो? क्या तोड़ फोड़ के उसके अंदर डालोगे? कोई और सोल्यूशन नहीं है आपके पास? वेरी गुड, शाबाश, ठीक है। हाँ, ट्रेकियोस्टमी कर सकते हैं, ठीक है। क्रिकोथैलेडेक्टमी बाद में होगी अगर ट्रेकियोस्टमी भी फेल हो जाए तो, ठीक है जी। ये मैंने कुछ टेबल्स किए हैं, ये आप उसकी पिक्चर्स ले लें ताकि आप जब पढ़ें तो आपको पता हो, याद हो टेटनस टॉक्सोइड वैक्सीन्स की। फिर स्नेक बाइट का भी आपको पता होना चाहिए कि उसमें आपने क्या करना है क्या नहीं करना। और डॉग बाइट में भी मुझे बताएं बस एक बात, कि अगर आपके पास डॉग बाइट का पेशेंट आता है तो क्या उसमें आपने वूंड को जो है डिब्राइड करके उसके ऊपर पट्टी करनी है? नहीं बेटा आयशा, मुश्किल है, आप पिक्चर्स ले लो ना। शाबाश, ये पिक्चर ले लिए? नहीं करेंगे, शाबाश, ठीक है। ये चीजें भी आपने याद रखनी है। उसे कहना है कि इसको ओपन रखे, और उसे कहना है कि आप इसकी सफाई रखें, ठीक है, इसे कंटामिनेट नहीं होने देना, ठीक है। ये आपने याद रखना है। फिर आपने स्नेक बाइट का भी याद रखना है कि उसके अंदर इमरजेंसी प्रोटोकॉल क्या कर सकते हैं, ये आपने कम्युनिटी मेडिसिन में भी पढ़ा हुआ है, राइट। तो ये बस आपको इसकी आनी चाहिए मैनेजमेंट तीनों चारों की, ठीक है। ये हाइपरबैरिक ऑक्सीजन बेशक आप ना करें, ठीक है, ये मेरी तरफ से बेशक आप ना करें, ठीक है। हाइपरबैरिक ऑक्सीजन का ये वाला टेबल। फिर उसके बाद HIV है। HIV भी आपने सिर्फ ये याद रखना है कि इसमें कौन कौन से टेस्ट करवाते हैं, ठीक है। और उसके अलावा आपने उसकी मैनेजमेंट किस तरह से करनी है, ठीक है। और उसके बाद डॉग बाइट में भी आपने यही याद रखना है कि डॉग बाइट के अंदर कौन कौन सी डिजीजेस हो सकती हैं, कौन कौन से बैक्टीरियाज इन्वॉल्व होंगे, क्या प्रोटोकॉल है फॉर मैनेजिंग द डॉग बाइट, ठीक है। अच्छा, डॉग बाइट के अंदर हम टेटनस टॉक्सोइड लगाते हैं? हाँ जी, लगाते हैं, ठीक है। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि जो ये रेबीज है इसका जो है ना ड्यूरेशन टेटनस टॉक्सोइड लगाने का, या उसका जो क्या कहते हैं उसको स्केड्यूल है, वो भी आपने याद रखना है। ये देखो, ये आपने लाइफ टाइम आपने हर जगह पे यूज करना है, तो ये आपको आना चाहिए। 0, 3, 7, 14 और 28 5 डोजेज होती हैं इसकी, ठीक है। फिर स्नेक बाइट में भी ये सिर्फ जो अंडरलाइन किए हुए हैं, मार्क किए हुए हैं, बस ये चीजें आपको आनी चाहिए,
स्नेक बाइट में भी क्या आपने किस तरह से उसकी ट्रीटमेंट करनी है, क्या प्रोटोकॉल्स हैं, ठीक है। हाँ, बूस्टर डिपेंड करता है कि जरूरी नहीं है वैसे, जो आजकल हमारे यहाँ लोकल प्रैक्टिसेस में वहां पे तो सिर्फ 3 लगाते हैं, आइडियली 5 होनी चाहिए, ठीक है। बच्चों कोई ऐसा जिसको तुम लोगों का रह गया है स्क्रीनशॉट लेने वाला। एक बच्ची कह रही थी टेबल्स। टॉस बता दे, बताया तो है टॉस। एक यूनिवर्सिटी क्वेश्चन एमसीक्यू आता है, इसमें से 2-3 एमसीक्यूज आएंगे, और इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट है सेल्यूलाइटिस, टेटनस, और एसएसआईस, और ये लो, ये जो पूछ रही थी कार्बंकल, यस, ठीक है। बस यही, गैस गैंग्रीन इतना ज्यादा नहीं पूछा जाता। यस, और नेक्रोटाइजिंग फेशियाइटिस भी, ठीक है। बस गैस गैंग्रीन ही इतना ज्यादा पूछा जाता है, जो ड्राई वेट गैंग्रीन है ना वो पूछा जाता है, और ये आपके ओस्पी में भी आता है। यही कराया था मैंने बेटा 6 बजे, पहला हाफ ये कराया था और दूसरा हाफ कल स्किल लिएंस या फिर सिस फेस्टिवला कर लेंगे पूरा चैप्टर, ठीक है। उसमें से भी मैं आपको सिर्फ इम्पोर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें कराऊंगी 2 आवर्स में, बाकी जो इम्पोर्टेंट नहीं होंगी वो मैं आपको कह दूंगी कि आप खुद कर लें, ठीक है। उसके भी मैं आपको इस तरह से मार्किंग करवा दूंगी, ठीक है। कल भी 2 लेक्चर्स हैं 8 से 10 बजे तक, कल 8 से 10 बजे तक, ठीक है। परसों छुट्टी है।